मैंने 2 शादियाँ की थी, एक गाँव की लड़की से और एक शहर की लड़की से, लेकिन गाँव वाली बीवी के पास बहुत कम आता था, क्योंकि मुझे उससे गोबर की बदबू आती थी। इस दफ़ा जब मैं गाँव में आया तो मेरी गँवार बीवी ने मेरी खूब खिदमत करना शुरू कर दी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद मैंने दूसरी शादी कर ली है। यूँ वो बार-बार मेरे पाँव दबाती और रात को मेरे लिए ठंडी लस्सी बना-बना कर लाती, जिसको पीते ही मैं कमरे में ही सो जाता। एक रोज़ गला खराब हुआ तो लस्सी को नहीं पिया। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर गुज़री थी कि सर पर मेरे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी पेंडू बीवी मेरे लिए लस्सी बनाकर लाई तो मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम ये लस्सी मेज पर रखकर बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे उसकी मौजूदगी में बड़ी कोफत सी होती थी। वो मुस्कुराकर बोली, अगर आपको मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो मैं बाहर सेहन में सो जाऊंगी। अम्मी जी को भी इल्म नहीं होने दूंगी कि मैं कमरे में नहीं सोई। मैं सदफ का मुंह तकता रह गया था। वो तो ऐसी नहीं थी। मैं तो जब भी गाँव आता वो मेरे इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाती थी जैसे तितली फूल के गिर्द मंडलाती हो। मैं मुस्कुराकर बोला, नेकी और पूछ पूछ। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वो एकदम ही रोने लगेगी, मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हुई। वो अपना तकिया उठाकर बाहर चली गई। मैं तो अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था कि आखिर उसको हुआ क्या है। खैर मैंने कंधे उचका दिए और दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, गोबर की बदबू से जान तो छुटेगी मेरी। और एक सांस में गटागट पूरा लस्सी का जग पी गया था। हम गाँव की रिहायशी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, अपनी देसी खुराकों से मोहब्बत नहीं छोड़ते। मैं यूं तो ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था, मगर जब भी गाँव आता तो मेरी पहली तरजीह लस्सी ही होती थी। मैं लस्सी पीकर लेट गया और अपनी जिंदगी की मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी मेमूना से फोन पर बात करने लगा। मेमूना की वही मासूम और बच्चों जैसी बातें थी। अशफाक, अपनी स्पेंडो बीवी से खूब पैसे लेकर आना, हम यहाँ पर होटलिंग करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। तो मैं हंसता ही चला जाता, क्या ऐसे ही करूंगा। बात करते करते मैं न जाने कब सो गया, कुछ इल्म ही नहीं हुआ। सुबह आँख खुली तो सदफ मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मिजाज एकदम से खराब हो गया था कि अब इसकी बेकार बातें सुननी पड़ेगी, मगर मुझे हैरत तब हुई जब वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं उठकर नहाया, कपड़े बदले, खेतों का चक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो गया था, मगर अभी तक वो कमरे में वापस नहीं आई थी। मैंने आज सारे हिसाब किताब इकट्ठे करके अम्मी को जमा करवाने थे, फिर मेरे शहर वापस चले जाना था। मैं खेतों का चक्कर लगा रहा था जब हमारा एक मुलाजिम भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब, मेरी बीवी घर से भाग गई है, कुछ करें। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी क्यों भाग गई? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी हुई थी ना। वो रोने लगा और बोला, चौधरी साहब, हुई तो मोहब्बत की ही शादी थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी बीवी के तेवर बदल गए थे। रात भर बहाने बहाने से उठकर बाहर सेहन में जाती थी। एक रोज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो सेहन में बैठी किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। मैंने उसे पकड़कर मारा तो कदमों में गिरकर माफी मांग ली कि अगली दफा ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसने सच में मेरे सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। रात में बड़ी गहरी नींद सोया। सुबह उठकर देखा तो बीवी घर में ही मौजूद नहीं थी। मुलाजिम की बातें सुनकर ना जाने मेरे सामने सदफ क्यों खड़ी हो गई थी। उसके भी तेवर बदले हुए थे आजकल। खैर मैंने सर झटक दिया और कहा कि फिक्र ना करो, शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने अपने 3-4 मुलाजिमों को आसपास के गांव में भेज दिया था। शाम तक दूसरे गांव से मुलाजिम की बीवी मिल गई थी। मैंने उसके शोहर की मौजूदगी में उससे पूछा कि तुमने इंतहाई घटिया कदम क्यों उठाया, तो वो बोली, चौधरी साहब, मेरा शोहर मुझे वक्त नहीं देता। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मगर इसको तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में मुझे मोहब्बत मिली तो उसके साथ भाग गई। अब मैं अपने शोहर से तलाक लेकर उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तुम लोगों का घरेलू मसला है, जो सही लगता है वो कर लो। मैं उनको छोड़कर घर चलाया। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ था। मैं जमीनों के कागजात लेकर ऊपर छत पर चला गया। मैं कागजात देखने लगा था। आज भी सारी की सारी जायदाद सदफ के नाम पर ही थी। दरअसल सदफ मेरे मामू की बेटी है। हम दोनों एक ही आंगन में खेल कूद कर जवान हुए थे। मेरे मामू और अबू आपस में कजन भी थे और दोस्त भी। उनके नाम पर ज्यादा जमीनें भी नहीं थी। दोनों दोस्तों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, इतनी समझ बूझ भी नहीं थी, इसलिए इस रिश्ते पर कोई खास एतराज नहीं हुआ। फिर मैं जैसे बड़ा होता गया तो सदफ से सामना न होने के बराबर ही था। वो मुझसे बहुत शर्माती थी, इसलिए मेरे सामने आने से भी ग्रेज करती थी। मैं बड़ा हो गया तो आला तालीम के लिए शहर चला गया। शहर की दुनिया बहुत ही अजीब रंग ढंग लिए हुए थी। मुझे शहर बहुत पसंद आ गया, इसलिए मैं बहुत कम ही गांव चक्कर लगाया करता था। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्ती कई लड़कियों से भी हो गई थी। एक रोज अम्मी की कॉल आई, वो बहुत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बोली, तुम्हारे इकलौते मामू चल बसे हैं, जल्दी से गाँव वापिस आओ। मैं बहुत घबरा गया था, जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ और वापसी की राह ले ली। मेरी और मामू की बड़ी दोस्ती थी। वो हमेशा हर मुश्किल में मेरे काम आते थे। अम्मी ने तो मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करने की भी इजाजत नहीं दी थी। ये तो मामू ही थे जिन्होंने अम्मी को समझा बुझाकर मुझे इजाजत दिलवा दी थी। मेरे दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जब गाँव पहुंचा तो मुझ पर असल क़यामत तब टूटी थी जब मुझे बताया गया कि सिर्फ मामू का ही नहीं इंतकाल हुआ, बल्कि मामू, मुमानी और अब्बू एक ही गाड़ी में जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया और कोई एक भी बच नहीं पाया। मैं तो सदमे से ही पागल हो गया था। मेरी अम्मी की हालत बहुत अजीब थी। हम पर वो बहुत मुश्किल वक्त था। 2 महीने मैंने गाँव में ही गुजारे थे। सदर भी हमारे घर आई हुई थी, क्योंकि उसका अपना घर तो उजड़ चुका था। तब मैंने सदर को बहुत गौर से देखा था। वो बहुत ही सीधी सादी थी, बल्कि बेवकूफों की हद तक सीधी थी। चाल,
चाल चलन भी उसका पेंडू ही था, गोया कि मैं भी गाँव का रहने वाला था, मगर मैं सदफ की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सदफ से गोबर की भी बदबू आती थी और बात है कि उसने आज तक गोबर को हाथ तक नहीं लगाया था। वो तो बहुत लाडली थी अपने वालिदैन की। जब अम्मी और सदफ का गम कुछ कम हुआ तो मैंने वापस शहर जाने की राह ली, क्योंकि मेरे इम्तिहानात भी होने वाले थे। शहर जाने से पहले मैं अम्मी से कह गया था कि आप सदफ के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देकर उसकी शादी कर दें, क्योंकि वो मेरे जोड़ की नहीं है। तो अम्मी चुप कर गई, मगर जब मैं इम्तिहानात से फारिग होकर वापस आया तो अम्मी ने मेरे सामने रो रो कर आंसू बहा दिए। वो बोली, इशफाक, तुमने 3 लोगों की आखिरी ख्वाहिश मानने से इनकार क्यों कर दिया है? तुम ये जान लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ सदफ से ही होगी, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं बेइंतहा मजबूर हो गया था, इसलिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा था। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए शादी के पहले दिन ही मैंने सदफ को जूते की नोक पर रखने लगा। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि सदफ तो मामू की करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। अब इस जायदाद की देखभाल भी मुझ पर आन गिरी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने भी अपने लिए राह तलाश कर ली थी। हुआ यूं था कि मैंने सारी जमीनें वगैरह मुलाजमीन के स्पुर्द कर दी। मैं हर महीने आकर रजिस्टर देख लेता और बाकी का हिसाब किताब अम्मी के हाथ में दे जाता। खुद पैसे बटोर कर शहर ले जाता। मैंने शहर में ही अपने लिए एक जॉब तलाश कर ली थी। मैंने जॉब के मुतालिक अम्मी को बताया तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। वो बोले, ये तुम क्या कह रहे हो इशफाक, यहाँ तुम करोड़ों की जमीन छोड़कर मुलाजमत करते फिरोगे? मैं बोला, अम्मी, दरअसल बात यह है कि मैं सदफ से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पसंद वो। उसे तो ना पहनने का ढंग है और ना उठने बैठने का। मुझे डर है अगर मैं मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहा तो सदफ को इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो खामोश रही। उन्होंने मुझसे मजीद कोई बात नहीं की थी, कोई सवाल नहीं किया था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर भाई की बेटी की खुशियां बचा ली थी। शहर में खूब अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। सदफ की जमीनों से काफी आमदन हो जाती थी। वो मैं शहर में उड़ा देता। मैं जहाँ ऑफिस में मुलाजमत करता था वहां पर एक नई लड़की जॉब के लिए आई थी। उसका नाम महमूना था। उसकी जानदार शख्सियत देखकर मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुका था। मुझे वो जैसी बाइतमाद और सरफेरी लड़कियां पसंद थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। महमूना काफी बेबाक थी। वो सदफ जैसी डरपोक नहीं थी। मैं मेमुना के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसे शादी के मुतालिक पूछा तो उसने फौरन से हाँ कह दी। मेमुना से शादी करके मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया। मेरी शादी का घर में किसी को भी नहीं पता था। मैं अपनी सोचों में मगन था कि मेमुना की याद सताने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगा। बैल तो जा रही थी, मगर उसने फोन नहीं उठाया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। शाम होने लगी। मैं जल्दी से नीचे आया और सब हिसाब किताब अम्मी को देकर शहर जाने की इजाजत मांगने लगा। अम्मी परेशान हो गई। वो बोली, बेटा, सुबह चले जाना तुम, अभी अंधेरा फैल गया है। मुझे तुम्हारी फिक्र सता रही है। सदफ बोली, अम्मी जाने देना, इनके 100 काम शहर में फंसे होंगे, फिर देर सवेर तो होती ही रहती है। मैं सदफ को देखता ही रह गया। उस वक्त तो मुझे मेमुना की फिक्र थी, इसलिए मैं शहर चला आया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि सदफ के पुर्जे काट कर ही रहूंगा। मैं रात देर से घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा बैल पर बैल बजाता रहा, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। यूं ही मुझे खड़े खड़े 10 से 15 मिनट हो गए। तभी कहीं जाकर मेमुना ने दरवाजा खोला था। वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही थी। खूबसूरत लाल लिबास पहने हुए, चेहरे पर मेकअप किए हुए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे रूबरू खड़ी थी। मैं बोला, मेमुना, तुम्हारी हालत देखकर तो ये नहीं लगता कि तुम सो रही थी, पर मुझे इतनी देर इंतजार क्यों करवाया? तो वो बड़ी उदास सी बोली, मैं सो ही रही थी, मगर जब उठकर दूरबीन से देखा तो आप दरवाजे में खड़े थे और जल्दी से मैंने शॉवर लिया और यूं सज सवर कर आपके सामने आ गई। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना कि इतने दिन बाद शोहर घर वापस आया तो बीवी अजीब से होली में उठकर शोहर के सामने आ जाए। मैं मुस्कुरा दी और बोला, मेमुना, बात तो तुमने मुनासिब की है। मेमुना ऐसी ही थी, उसकी सोहबत में सब कुछ भूल जाता। हर गिला शिकवा मेमुना ने मुझसे शॉपिंग की फरमाइश कर दी थी। वो महंगी चीजों की शौकीन थी। मेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि इसमें मेमुना के शौक पूरे कर सकूं, इसलिए मैं सदफ की जमीन का लालच भी करने लगा। अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो सारी जायदाद उसके शौहर के पास चली जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे शहर में भी रहकर सदफ के अजीब रवैये का ख्याल आता रहा, इसलिए मैं एक हफ्ता शहर में रहकर काम का बहाना बनाकर गाँव चलाया था। मेमुना बहुत रो रही थी। वो मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो कहती थी, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता और मुझे डर भी बहुत लगता है, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। खैर, उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया था और उसे नया चौकीदार भी रखवा दिया था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि सदफ बेहतरीन लिबास में मलबूस थी। उसने बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ था, हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी। मैंने उसे पूछा कि तैयारियां क्यों कर रखी हैं, तो वो बोली, अपनी सहेली की शादी में गई थी इसलिए तैयार हुई हूँ। मुझे उसकी बात पर बेहताशा हंसी आई थी। जिंदगी में पहली दफा वो मुझे अच्छी लगी थी। मैं उसका हाथ थामा और अपने कमरे में ले गया। मुझे उस रोज पहली दफा एहसास हुआ था कि सदफ बेचारी इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मुझे लगती थी। शाम को मैं घर आई तो वो हम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई थी। वो तो मेरी बुराई लेती ना थकती थी। रात हुई तो मुझे सदफ ने झुककर लस्सी का गिलास दिया, जिसे पीते ही मैं सो गया। सुबह मैं सोकर उठा तो बहुत हैरान था कि रात भर मैं इतनी देर तक क्यों सोता रहा। घर में तो लेट सोने की आदत थी, मगर गांव में 8 बजे ही सो जाता था। दिन भर सदफ मुझसे दूर दूर ही रही, यहाँ तक कि मैं कोई बात भी करता तो उसका जवाब नहीं देती। मैंने उसे वजह पूछी तो बोली, आप बिला वजह ही सोच रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। मैं चुप कर गया। शाम के 5 बजे मुझे शहर से चौकीदार की कॉल आई। वो बोला, साहब जी, यहाँ शहर में मसला हो गया है, आप जल्दी से यहाँ पहुंचे। इस मसले के मुतालिक बीबी जी से बात ना करिएगा, वो परेशान हो जाएगी। बेहतर तो यही है कि उन्हें अपने आने की खबर भी मत दीजिएगा। मैंने चौकीदार से कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा।
इस दफा भी मैं सदफ का राज जाने बगैर ही जा रहा था। मैं शहर जाने लगा तो सदफ ने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया। मैं गाड़ी में बैठा लाशौरी तौर पर सदफ और उस शाम के मुतालिक सोचता रहा जो उसके साथ बताई थी। रात 11 बजे के करीब मैं घर पहुंचा था। मैंने चौकीदार से सवाल किया कि क्या मसला हुआ है। वो बोला, साहब जी, घर की जानिक मसला है, आप घर की ये चाबी लेकर खुद ही घर में दाखिल हो जाएं, आपको मसला नजर आ जाएगा। मैंने सर हिला दी और चाबी लेकर घर में दाखिल हो गया। मुझे अपने बेडरूम से आवाजें आ रही थी। दिल डूबने लगा कि इस टाइम मेरे घर कौन आया हुआ है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैमूना एक लड़के के साथ इंतहाई बेतकल्लुफी के साथ बैठकर गपशप लगा रहे थे। जैसे ही उन दोनों की नजरें मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए। मैं अभी तक बेयकीनी की हालत में था। वो लड़का होशियार निकला। उसने मेरी हालत का फायदा उठाया और मेरे पहलू से निकलकर भाग गया। मैंने आगे बढ़कर महमूना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, ये कौन था। महमूना रोने लगी और बोली, वो मेरा भाई था, डर लग रहा था इसलिए उसको बुलाया। इतने में चौकीदार की आवाज आई। वो बोला, साहब जी, ये लड़का आपके जाने के बाद इधर ही रहता था, मैं इसको पकड़ लाया हूँ। मैंने मार मार कर लड़के की दुर्गत बना दी थी। तब महमूना ने रो रो कर मुझसे उस लड़की की जिंदगी की भीख मांगने लगी। वो बोली, इशफाक, ये लड़का मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे, मगर हमने ये तय कर लिया था कि जब तक कुछ बन नहीं जाते शादी नहीं करेंगे। मैंने ऑफिस में जॉब करनी शुरू कर दी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक अमीर तरीन चौधरी मेरे इश्क में मुब्तला है। जब आपने शादी के मुतालिक पूछा तो मैंने हाँ कह दिया था, क्योंकि इस शादी से मुझे और इमरान को बहुत फायदा होने वाला था। मैं आपकी सारी जायदाद हथियाना चाहती थी, इसलिए मैं आपके साथ मोहब्बत का ड्रामा करने लगी। मैंने महमूना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो बोली, आपको मेरी सच्चाई का इल्म हो ही चुका है तो मुझे तलाक देकर आजाद कर दे। मैं बोला, नहीं महमूना बीबी, कभी भी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब तुम इसी घर में कैद रहोगी, ना तुम्हें अपनाऊंगा और ना ही छोड़ूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे वहीं छोड़कर खुद गाँव वापिस चला गया। मैं सुबह सवेरे गाँव वापिस पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान हुई। वो बोली, बेटा क्या बात है जो तुम्हें ना तो शहर में स्कूल मिलता है और ना ही गाँव में। मैं चुप ही रहा। मुझे देखकर सदफ को जरा भी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी एक बीवी से धोखा खा चुका था, दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसकी मामलात पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी। उसे अपने पास बुलाता तो वो काम का बहाना बनाकर उठ जाती। एक दोपहर में सोकर उठा तो घर को खाली पाया। मुलाजमा से सदफ के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो छत पर गई है। मैं छत पर आ गया। वो दोपहर के इस वक्त छत पर क्या कर रही थी, इसलिए मैं दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं छत पर चढ़ा तो सदफ और अम्मी को साथ साथ बैठे पाया। अम्मी उससे पूछ रही थी कि सदफ, तुम इशफाक से दूर दूर क्यों भागती फिरती हो, तुम्हारी मर्जी नहीं थी शादी में क्या। वो रोने लगी और बोली, अम्मी, जब से होश संभाला है खुद को इशफाक से मोहब्बत करते हुए पाया है। वो भी अच्छा था, मगर तब तक जब तक शहर नहीं गया था। जब से वो शहर गया है खुद को कोई बहुत आला मखलूक समझने लगा है। शादी के बाद मैंने इशफाक को अपनी जानिब रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो मुझसे दूर भागता गया। यहाँ तक कि उसके पीछे भागते भागते मैंने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मुझे लगने लगा था कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मगर फिर मैंने सोचा कि इशफाक के इस रवैये की पीछे वजह क्या है। मैंने पता करवाया तो पता चला कि उसने तो शहर में दूसरी शादी कर रखी है। उस रोज मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। मैं आपसे छुप कर बहुत रोई थी। उस रोज मैंने सोच लिया था कि मैं इशफाक के सामने आने से ग्रेस करूंगी, अपने दिल में उनकी मोहब्बत को छुपा कर रखूंगी, मगर उनसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। इसलिए मैं अब उनसे दूर दूर रहने लगी हूँ। अम्मी की बेयकीनी सी आवाज आई थी, सदफ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझसे छुपकर दूसरी शादी कर ले। तब मैं आगे बढ़ा और बोला, मैं ये सच कह रही है, मैंने आपसे छुपकर अपनी पसंद की शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली थी। मगर आपको इल्म है कि जब मैं गाँव वापिस आ जाता था तो वो मेरे पीछे से अपने आशिक को घर बुलाया करती थी। मुझे इस बात का कभी इल्म नहीं होता। अगर मैंने नया चौकीदार ना रख लिया होता, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ कर आया हूँ। वो अब तलाक मांग रही थी, मगर मैंने उसे घर में कैद कर दिया। मुझसे बेवफाई करने वाली का यही इंजाम होना चाहिए। अम्मी बोली, बेटा, जो तुमने इस मासूम बच्ची के साथ बेवफाई की उसका क्या। मैं रोने लगा और सदफ के सामने हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरा अपना ही दिमाग खराब हो गया था जो तुमसे नफरत करता था, तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। वो बोली, मैं आपको माफ तो कर दूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैं बोला, एक नहीं 100 शर्तें बताओ। महमूना को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दे और मुझसे वादा करें कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया। महमूना को तलाक देकर आजाद कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी को माँ के साए के नीचे गुजारने का फैसला कर लिया था। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।